वेलकम बच्चों, मैं आर के सिंह ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 53 के बारे में, जिसका टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, ये फ्रांसीसी क्रांति पर हमारी 5वीं वर्कशीट है। ठीक है, इससे जस्ट पहले वाली वर्कशीट में हमने जाना था कि 1792 से लेकर 1794 तक कि फ्रांस में किस तरह से घटनाएं घटित हुई। तो उस दौरान चूंकि गणतांत्रिक व्यवस्था थी, लेकिन उसमें आक्रामकता काफ़ी थी। और उसमें आपने देखा होगा कि जैकोबिनों के शासनकाल को, जिसमें रोबेस्पियर वहाँ का मेन शासक था, तो उस काल को आतंक का राज कहते हैं। इसीलिए हमने जाना था कि 1792 से 1794 के काल को वहाँ पर उग्र गणतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो आज हम लोग जानेंगे कि 1794 के बाद फ्रांस में क्या घटित हुआ। तो बच्चों, 1794 और 1799 तक के कार्यकाल को फ्रांस में उदार गणतंत्र जाना जाता है, जिसमें गणतंत्र रहा और वो लचीला गणतंत्र था, जिसमें उदारवादी व्यवस्था लागू हुई। तो आइए हम जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। जब रोबेस्पियर को फांसी की सजा दे दी गई, उसे हटा दिया गया, तो नेशनल कन्वेंशन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि वो जो सबसे पहले गठित कर लिया गया था, तो उस नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण किया और कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो 5 सदस्यीय निदेशक मंडल यानी डायरेक्टरी को सौंपा। ठीक है, यानी 5 डायरेक्टर नियुक्त किए गए। देखा गया था कि रोबेस्पियर जब अकेले शासक था तो उसने बहुत ही आतंक मचा दिया था। तो उस व्यवस्था से बचने के लिए, ताकि कोई एक व्यक्ति ज़्यादा तानाशाह ना हो सके, इस बार कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो किसी एक व्यक्ति को न दे करके 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को दिया गया। क्योंकि ये पांचों डायरेक्टर कहलाते थे, डायरेक्टर थे, इसीलिए इसे डायरेक्टरी का शासन कहा जाता है। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी का शासन। अब ये दौर शुरू हुआ डायरेक्टरी का शासन। अब लेकिन इसकी कुछ अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे जब रोबेस्पियर को दिया गया था तो वो ज़्यादा आक्रामक हो गया था, तानाशाह हो गया था और मनमानी करने लगा था, एक तरह से कहिए। तो यहाँ पर जब 5 लोग हो गए तो यहाँ पर और अलग तरह की समस्या देखने को मिली। अब देखिए, ये जो डायरेक्टरी का शासन 1795 से 1799 तक चला, यानी लगभग 4 साल। डायरेक्टरी का यह शासन अव्यवस्थित और कठिनाइयों से भरा रहा। देखिए, अव्यवस्थित रहा क्योंकि 5 हो गए, इसीलिए यहाँ डिसीजन लेने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो जिम्मेदारी लेने में भी काफ़ी एक दूसरे पर टाला मटाला होता था। एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए भी जो खींचतान चलती थी आपस से डायरेक्टरों में, तो वो ज़्यादा समस्याएं पैदा करती थी। तो संचालक मंडल को, यानी जो 5 सदस्य थे, इनको सशस्त्र सेनाओं के नियंत्रण और सेनाध्यक्षों की नियुक्ति, फ्रांस की ओर से संधि करने या युद्ध करने के अधिकार प्राप्त थे। देखिए, इनको सारे पावर प्राप्त थे। अब संचालक मंडल के सामने सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। जो युद्ध फ्रांस अपने पड़ोसी देशों से लड़ रहा था, जो कि हम लोग पहले भी जाने थे कि जो आसपास के राजतंत्रीय देश थे वो फ्रांस में हुई इस क्रांति से भयभीत थे। इसीलिए वो फ्रांस में हमला करके फ्रांस को में पुनः राजशाही स्थापित करवाना चाहते थे, ताकि उनका भी राज्यकाज जो है सुरक्षित। अब युद्ध की समस्या थी, और उसके साथ साथ क्या था कि डायरेक्टरी के जो सदस्य थे वो अनुभवहीन थे, अयोग्य थे और भ्रष्ट थे, कुशल नहीं थे। इसीलिए वो इस समस्या को अच्छी तरह से हल नहीं कर पाए। डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ी फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेश नीति भी कमजोर रही। ऐसी स्थिति में फ्रांस की जनता एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता महसूस कर रही थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके। क्योंकि इन 5 लोगों से कोई शांति स्थापित हो नहीं पा रहा था, इसीलिए लोगों को ये लग रहा था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाता जो देश के अंदर भी और देश के बाहर भी शांति स्थापित करे। युद्ध से काफ़ी परेशानी हो रही है, और उनको ये भी इच्छा थी कि जो विदेशी शक्तियां हम पर हमला कर रही है उनको परास्त कर सके। ठीक है, अब देखिए, वो 1 लोगों को भी आजमा चुके थे, 5 लोगों को भी आजमा चुके। अब एक उनको करिश्माई व्यक्तित्व की लोगों को तलाश थी। ऐसे में ही उदय होता है एक ऐसे व्यक्ति का जिसने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया, जिसका नाम था
नेपोलियन प्रथम, इसको नेपोलियन बोनापार्ट भी कहा जाता है। तो ये व्यक्ति आता है जो सैनिक था और उसने एक कमांडर था और इसने अपने सैन्य विजयों द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और अंततः डायरेक्टरी के शासन को अंत कर सत्ता पर नियंत्रण स्थापित किया। तो एक तरह से ये सत्ता प्राप्त कर लेता है। अब जैसे ही नेपोलियन सत्ता प्राप्त करता है, अब गणतंत्र समाप्त हो गया और अब आ जाता है राजतंत्र की ओर। यानी फ्रांस 1799 से 1814 तक पुनः राजतंत्र की ओर वापस हो जाता है। आप देखिए, लेकिन ये राजतंत्र उस राजतंत्र से भिन्न है क्योंकि वो कुलीन तंत्र भी था जिसमें एक राजा का बहुत दिनों से शासन चला आ रहा था। ये नेपोलियन एक सामान्य व्यक्ति था जो शासन सत्ता पर अधिकार किया था, लेकिन इसने भी जो व्यवस्था स्थापित की वो राजतंत्र था क्योंकि इसने जनता के मतों को यानी जनता से चयन पद्धति को स्वीकार नहीं किया। 1799 ईस्वी में नेपोलियन प्रथम ने डायरेक्टरी के शासन का अंत किया और फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना और 1804 ईस्वी में उसने अपने को सम्राट घोषित कर दिया, यानी राजा घोषित कर दिया। इस तरह नेपोलियन के साम्राज्यवादी शासन की शुरुआत हुई। कब हुई? 1804 ईस्वी में। सत्ता पर तो उसने 1799 में कब्जा कर लिया था, लेकिन 1804 में उसने स्वयं को सम्राट घोषित किया। नेपोलियन ने अपने विजयी अभियानों के द्वारा यूरोप का राजनीतिक भूगोल बदल दिया। कहा जाता है कि नेपोलियन उस समय जितने युद्ध लड़ता था वो सारे जीत रहा था, मतलब एक विश्व विजेता कहा जाता है उसे। वो अपने जीवन काल में एक ही युद्ध हारा था लास्ट का, जिसमें वो कैद कर लिया गया था, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो उसने आसपास के सारे देशों को लगभग जीत करके एक तरह से भूगोल बदल दिया था वहाँ का। उसने 1812 में रूस पर आक्रमण किया। देखिए यही जो आक्रमण था वो उसके लिए भारी पड़ गया। जहाँ रूस पर जो आक्रमण किया 1812 में, वहाँ सर्दी और वातावरण से उसकी सेना को बहुत क्षति पहुंची। यहीं से उसका पतन शुरू हो गया और 18 जून 1815 ईस्वी के वाटरलू के युद्ध में अंतिम पराजय हो गई उसकी और इस युद्ध में उसको बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप भेज दिया गया। सेंट हेलेना द्वीप पर बंदी बनाकर रख दिया गया, जहां उसको बंदी के रूप में 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई। ठीक है, अब हम जानेंगे कि नेपोलियन ने अपने शासनकाल के दौरान फ्रांस में कौन कौन से सुधार किए, कौन कौन से कार्य किए। तो जब 1804 में वो सम्राट बना था, स्वयं को घोषित किया था, तो उसने फ्रांस की सिविल संहिता लागू की थी। ठीक है, जिसको नेपोलियन की सिविल संहिता कहा जाता है और इसे नेपोलियन कोड भी कहते हैं। ठीक है, इस संहिता को बनाने में पुरातन एवं नवीन कानूनों का समन्वय किया गया। इसमें जो लोगों की समस्याएं थी फ्रांस के अंदर, उसको दूर करने के लिए नेपोलियन ने पहले के परंपरागत जो कानून चले आ रहे थे उसमें से जो इर्रिलेवेंट हो चुके थे उनको हटा दिया और जो नए कानून की ज़रूरत थी, नई व्यवस्था की ज़रूरत थी, उन चीज़ों को स्वीकार करके उसने एक नया नेपोलियन कोड लागू किया। अब देखिए इसमें उसने, आप देखेंगे यहाँ ध्यान से, बहुत ही अच्छी पहलुओं को, कहिए डायनेमिक चीज़ों को, आधुनिक चीज़ों को उसने उस समय लागू किया। जैसे पहला, जन्म के आधार पर दिए गए विशेषाधिकार बंद कर दिए गए, जो कि राजशाही में पहले चले आ रहे थे कि अगर राजा के घर में पैदा हुआ है तो उसको एक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता था। तो उन सारे विशेषाधिकार को खत्म कर दिया और योग्यता के आधार पर चयन प्रक्रिया का महत्व दिया। इसके तहत यानी नेपोलियन कोड के तहत धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई तथा इसमें कहा गया कि सरकारी नौकरियां उनको मिले जो सर्वाधिक योग्य हों, यानी कोई विशेषाधिकार नहीं होगा। ज्यूरी की सहायता से, ज्यूरी मतलब होता है न्यायाधीश, ठीक है, जज, उनकी सहायता से खुले में मुकदमे की सुनने की व्यवस्था की गई। यानी न्यायपालिका में न्याय व्यवस्था को पारदर्शी बनाया गया कि लोग भी जाने कि किस बात पर कैसा न्याय हो रहा है। कानूनों के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को विधि संहिता में स्थान दिया गया, यानी कि कानून के सामने सभी लोग बराबर, यानी समानता के अधिकार को उसमें स्थान दिया गया।
व्यक्तिगत संपत्ति के सिद्धांत को मान्यता दी गई, यानी जिसके पास जो संपत्ति है वो उसका है, तो इसकी मान्यता दी गई। और भूमि पर स्वामी के अधिकार को इतना ठोस बनाया गया जितना वह पहले कभी नहीं था, यानी जमीन जिसका है वो उसी का रहेगा। तो इसलिए छोटे किसान नेपोलियन के समर्थक बन गए थे। ठीक है। नेपोलियन प्रथम की कानून संहिता उसका स्थायी कार्य सिद्ध हुआ। नेपोलियन ने स्वयं इस कानून संहिता के महत्व को स्वीकार करते हुए कहा था, मेरा वास्तविक गौरव मेरी 40 युद्धों की विजय में नहीं है, मेरी विधि संहिता ही ऐसी है जो कभी ना मिट सकेगी और चिरस्थायी सिद्ध होगी। तो वो भी इस बात को समझता था कि मेरे युद्ध के चलते मुझे भले न याद किया जाए, देखिए हमने जो समाज में जो सुधार की आवश्यकता है, लोगों की जो ज़रूरत है, उसको सुधार के लिए जो हमने काम किया है, इसको ज़रूर लंबे समय तक याद किया जाएगा और लोग भी महसूस करेंगे। वास्तविकता भी यही है कि नेपोलियन को उसके तत्कालीन प्रशासनिक सुधारों और कानूनी सुधारों के लिए जाना जाता है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये दो जो उदार गणतंत्र और राजतंत्र की जो सिस्टम थी वो अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं प्रश्नों के उत्तर। बच्चों, इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं, आइए हम एक एक करके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, डायरेक्टरी के शासन में क्या क्या कठिनाइयाँ थी? तो इसका उत्तर आप देखेंगे, डायरेक्टरी के शासन में कार्यपालिका का उत्तरदायित्व तो 5 सदस्यीय निदेशक मंडल को था। डायरेक्टरी के समक्ष सबसे प्रमुख समस्या थी युद्ध की समस्या। डायरेक्टरी के सदस्य अनुभवहीन, अयोग्य और भ्रष्ट थे, इसीलिए डायरेक्टरी के शासनकाल में तरह तरह की गड़बड़ियां फैली, बेकारी बढ़ी, व्यापार ठप पड़ गया और विदेशी नीति भी कमज़ोर रही। तो ये डायरेक्टरी के शासन की कठिनाइयाँ थी। दूसरा प्रश्न है, नेपोलियन प्रथम किस प्रकार शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा? तो इसका उत्तर है, डायरेक्टरी के शासन से परेशान फ्रांस की जनता को एक ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता थी जो देश के अंदर और बाहर शांति स्थापित कर सके तथा विदेशी शक्तियों को परास्त कर सके। ऐसे समय में नेपोलियन प्रथम ने सैन्य विजय द्वारा फ्रांस के सम्मान को स्थापित किया और डायरेक्टरी के शासन का अंत कर फ्रांस का प्रथम काउंसिल बना। सन 1840 ईस्वी में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। इस प्रकार नेपोलियन ने शासन सत्ता पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त कर लिया। चौथा प्रश्न है कि नेपोलियन संहिता का क्या महत्व है? तो इसका उत्तर आप ऐसे लिख सकते हैं, नेपोलियन ने फ्रांस के पुरातन एवं नवीन कानूनों को समन्वित करके फ्रांस की सिविल संहिता को लागू किया, जिसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इसके द्वारा फ्रांस में क्या क्या चीज़ की गई ये लिखनी है इसमें। जैसे पहला, जन्म के स्थान पर दिए गए विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, धर्म की स्वतंत्रता प्रदान की गई, कानून के समक्ष सबकी समानता के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकार को मान्यता दी गई, ज्यूरी की सहायता से खुले में मुकदमे सुनने की व्यवस्था की गई, एक समान नाप तौल प्रणाली को लागू किया गया पूरे फ्रांस में, और इस प्रकार यह संहिता फ्रांसीसी जनता के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हुई। चौथा प्रश्न है, नेपोलियन संहिता में दिए गए किन कानूनों और प्रावधानों को आप भी अपने लिए महत्वपूर्ण मानते हैं और क्यों? तो इसको आप कुछ अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आप जिनको महत्वपूर्ण मानते हैं उसे आप लिख सकते हैं। एक उत्तर ये लिखा हुआ है, इसे आप देख करके समझ सकते हैं कि नेपोलियन संहिता में दिए गए सभी प्रावधान आज के संदर्भ में भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर भी कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता और पारदर्शी न्याय व्यवस्था को मैं आज के संदर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि यह तीनों प्रावधान एक लोकतांत्रिक एवं विकसित समाज के लिए अति आवश्यक है। वहीं जन के आधार पर विशेषाधिकार का अंत किया जाना भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि इससे व्यक्ति के योग्यता और परिश्रम को महत्व मिलता है। तो इस तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिख सकते हैं। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो आइए हम देखते हैं आज का संदेश, और आज का कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। बच्चों, हम पहले भी इसमें बात कर चुके हैं, हम तीनों चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखेंगे। मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और नियमित रूप से अपने हाथ को साबुन और पानी से धोते रहना।
ऐसा करके हम स्वयं का भी बचाव कर सकेंगे और अपने समाज को भी कोविड-19 से बचा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए कॉपी कलम निकालिए और इस वर्कशीट को पूरा करके अपने सर जी को भेज दीजिए, ताकि वो चेक कर सकें कि आपने कितना कुछ सीखा है। मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।